हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को कंप्लीट मैंने करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आपको रेगिस्तान दिए हुए हैं, इन रेगिस्तानों को क्या करना है, भरना है। तो फर्स्ट में बताना है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ पे जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अभयारण्य कहलाता है। तो इसका आंसर में क्या भरेंगे, अभयारण्य। नेक्स्ट है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, तो उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। थर्ड है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश के कारण पलायन करते हैं, परिवर्तन के कारण। तो वो कौन सा परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन जब होता है तो पक्षी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित में से इनमें अंतर बताने हैं। सबसे फर्स्ट में आपको वन्य प्राणी एवं उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर बताना है। तो आइए इसमें अंतर देखते हैं। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि वन्य जीव पौधे और जंतु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासी की पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल सुरक्षित क्षेत्र जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद हमें सेकंड अंतर बताना है कि चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में क्या अंतर है। तो चिड़ियाघर यानी कि अभयारण्य जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है उसको बोलते हैं हम चिड़ियाघर, जहाँ पे कई सारे जानवर रहते हैं। और आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम अभयारण्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। अब संकटापन बाघ उन स्पीसीज में एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वन उन्मूलन होता है। तो सबसे पहले आपको वन्य प्राणी का बताना है कि वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन का वन्य प्राणी पर प्रभाव पड़ने से वन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है, जिसके कारण जीवन की आवश्यकता की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या क्या हो रही है, घट जाती है। दूसरा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ देती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को कटाई करते हैं, पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती और पर्यावरण में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पौधों की कमी के कारण सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, गांव में क्या प्रभाव पड़ता है। गांव अपनी कई ज़रूरतों की आवश्यकता हर वनों से पूरा करते हैं। वनों की कटाई के कारण ग्रामीण की यह आवश्यकता पूरी नहीं होती। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगली जानवरों का आवास खत्म होता है और वे गांव की ओर भागते हैं, जिससे ग्रामीण संसाधनों को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का उत्पादन वन से प्राप्त कच्चे उत्पादों में करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से शहरों में
औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है और इसके साथ वन उन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषित वातावरण भी शहरी क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्टेप, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी होती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को प्रग्रहण करती है। अतः इसकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हम विश्व उष्णन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीटिंग होती है, और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है, अगली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधे की हरियाली को देखने से वंचित रह जाएगी, उनको किसी प्रकार की हरियाली नहीं देख पाएंगी, और वनों की कमी से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनका पूरा जीवन क्या हो जाएगा, प्रदूषण में ही बीत जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि फर्स्ट हम वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो पर्यावरण का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जंगल के जो जानवर हैं उनके भी रहने की जगह है वो भी क्या हो जाएगी, छिन जाएगी। किसी जंतु का आवास बाधित हो, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हुआ तो जानवर क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बहुत ही कम रह जाएंगे। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यदि मिट्टी की परत अनावृत होती है तो पौधे के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन एकदम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनके संक्षेप में उत्तर देने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजाति से हैं। इनका संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि उनको विलुप्त होने से क्या हो सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट है, सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उनके नष्ट कर देते हैं। मानवीय गतिविधि जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी ऐसी की चीज़ों की वजह से ही वन क्या हो जाते हैं, जंतु परेशान हो जाते हैं। अगला है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ होता है आदिवासियों का, और वन आदिवासी के लिए क्या है, घर की तरह काम करता है, और अपनी ज़रूरतों से जुड़े सभी उत्पाद ये वनों से ही इनको प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वन उन्मूलन के कारण उनके क्या प्रभाव हैं। तो वन उन्मूलन का अर्थ क्या है? वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि को अन्य कार्यों में यूज़ करना। अब वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। कृषि के लिए की जाती है ताकि कृषि के लिए ज़मीन मिले, घर बनाने के लिए, कारखाना निर्माण करने के लिए की जाती है, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए किया जाता है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के प्रमुख कुछ प्राकृतिक कारक हैं। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है कि पृथ्वी में ताप वृद्धि होती है, वर्षा की दर में कमी होती है, और मिट्टी के गुणों में भी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो स्पीसीज क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन सब का जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष दूसरे क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं, और वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण, ठंड के कारण, ठंडे मौसम के कारण वह समय जीवन यापन हेतु पर्याप्त अनुकूल नहीं होता।
तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कि फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, लगातार कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए। नहीं, फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति है तो कटाई करना सही नहीं है, क्योंकि पेड़ों को काटने से क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, जिसकी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा? दूभर हो जाएगा। और पेड़ को काटने से ही बारिश भी कम आएगी, और पेड़ वर्षा लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 7वां है कि आपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर है कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वनों की कटाई के लिए रोकथाम करें, रोकें अगर कोई वन की कटाई करता है, पार्क बनाएं और वृक्षों की रखवाली अच्छे से करें। इस पर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 कि वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्म विकिरण का क्या करता है? प्रग्रहण कर लेती है, और इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है, और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में सूचना इकट्ठा कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति भी दिखाइए। तो होमी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आपको मैप में दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10वां कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, इसकी सूची बनाइए कि जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए कम से कम 17 पेड़ हैं जो हरे भरे पेड़ लगाए जाते हैं, और कागज़ का 5-7 बार पुनः चक्रण हो सकता है, इसलिए हमें कागज़ को बचाना चाहिए। उपयोग में आए कागज़ को पुनः उपयोग में लाना भी चाहिए, दोबारा यूज़ करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की भी बचत होती है, और पेड़ों को काटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतने कागज़ बनाने के लिए 1 टन कागज़ बनाने के लिए कम से कम 17 से 18 पेड़ क्या किए जाते हैं? काटे जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें कागज़ का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली दी हुई है, इस पहेली को पढ़ के इनके आंसर लेने हैं। फर्स्ट है कि ऊपर से नीचे की ओर देखिए, ये रहा फर्स्ट नंबर पे, ये रहा। इसका नाम बताना है कि विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें विलुप्त स्पीसीज की सूचना रखी जाती है, कि उन स्पीसीज, उन जानवरों की सूची रखी जाती है जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो उस बुक को क्या कहते हैं बच्चों? रेड डाटा बुक कहते हैं। इसका दूसरा है कि पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं भिन्नताएं, तो ये क्या कहलाता है? ये जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट है बाएं से दाईं ओर वाला, देखिए सेकंड वाले में आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में रेड डाटा बुक भर सकते हैं, और यहाँ जैव विविधता। इसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें सजीव पाए जाते हैं? तो आप देख पाएंगे सेकंड, उसे क्या कहते हैं? ये रहा जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, ये जैव विविधता भी कह सकते हैं हम उसे। देखिए ये जैव मंडल आएगा यहाँ पे सेकंड, और ऊपर से नीचे वाले में ये जैव विविधता। इसका नेक्स्ट है कि विलुप्त हुई जो स्पीसीज है उसे क्या बोला जाता है? संकटापन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये थर्ड नंबर पे यहाँ पे संकटापन आ जाएगा।
इसके बाद अगला है कि एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है। ठीक है, फोर्थ है तो ये क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। तो यहाँ पे आप विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कह सकते हैं। तो ये थी पहली। तो ये थे आपके बच्चों 11 क्वेश्चन जो इस चैप्टर के करा दिए मैंने। आई हो आपको सबके आंसर समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।